गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू निकाल चुके थे एसी के लिए। अब भाई हम अलग अलग कंपोनेंट का बिहेवियर देखेंगे एसी सर्किट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला बिहेवियर हम देखते हैं भाई रजिस्टर का। सो एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, रजिस्टर ओनली। कोई सर्किट है एसी सर्किट और उसके अंदर सिर्फ क्या लगा हुआ है भाई, एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये तो लो भाई, ये तो हो गया हमारा सिंबल रजिस्टर का। और ये सिंबल होता है भाई एसी सिग्नल का, है एसी पावर। तो ये हमारा यहाँ पे कोई ना कोई एसी सोर्स है और ये हमारा रजिस्टर जिसको हमने आर से क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया है। और इसमें आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो भाई जो एसी होती है वो कैसे फ्लो करती है भाई सर्किट में, रियलिटी में। वैसे देखो, अगर ये टाइम का एक्सीज है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, या तो साइन वेव या कोस वेव या भाई इनके कम्बिनेशन से बनी हुई वेव्स। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो एक बार तो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में एसी सर्किट के अंदर, इस साइड से टॉप और उस साइड से बॉटम की साइड आएगा। और फिर एक इंटरवल के बाद करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी इस आर्म में तो ये हो जाएगा अप साइड, इस वाली आर्म में अप साइड और इस वाली में डाउन साइड। यानी ये सर्कुलेट करता है, एक बार इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड और फिर अपोजिट साइड। तो चलो इसी को हम सोल्व करते हैं। तो भाई इनको हर किसी को सोल्व करने के लिए हम एसी सोर्स से स्टार्ट करेंगे और उसकी ईएमएफ लेंगे। यहाँ पे एसी सोर्स की हमारी ईएमएफ क्या है, E इज इक्वल टू ई नोट ऑफ साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू ई नोट ऑफ साइन ओमेगा टी। ये हमारा भाई एसी का सोर्स है। अब इसी एसी के सोर्स से हमें करंट निकालना है। ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू क्या आता है, आई आर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, E की जगह तो आई आर इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। भाई ई नोट की जगह आई आर मत लिख देना, आई नोट आर। क्यों? क्योंकि बेटा पीक वैल्यू है और पीक वैल्यू हो सकता है एसी के लिए अलग अलग हो, करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, वो अभी अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन जो हमारी ये ई वैल्यू है जो किसी टाइम पे हमने फिक्स इंस्टेंट पे निकाली है, उसकी जगह हम ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ से आई निकालोगे तो आपके पास आई क्या है भाई, ई नोट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये लो भाई, रजिस्टर के लिए हमारे पास वोल्टेज भी आ चुकी है और करंट भी आ चुका है। अब इसी करंट को भाई हम और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखो, इफ साइन ओमेगा टी, भाई साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है बेटा, -1 से 1। -1 सबसे कम मिनिमम वैल्यू और 1 सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 1 हो सकती है। तो जब आप इस डेरिवेशन के अंदर साइन ओमेगा टी की जगह जब 1 लिखोगे तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, मैक्सिमम आएगी। देखो, इस इक्वेशन के अंदर हमने साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख दिया है, 1, यानी साइन की वैल्यू क्या ली है, 90 डिग्री। तो इस केस में जो आपके पास करंट आता है मैक्सिमम आता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई नोट। तो भाई इस इक्वेशन के अंदर हम रीराइट कर सकते हैं। हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगी भाई, अब I इज इक्वल टू आई नोट बाई आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सॉरी भाई, आई नोट बाई आर नहीं आएगा, खाली आई नोट आएगा, क्योंकि ई नोट बाई आर की जगह हमने क्या लिख दिया है, आई नोट। तो ये आई नोट क्या है भाई, हमारी पीक वैल्यू है। अब आप देख सकते हो जो हमारी पीक वैल्यू है करंट की, वो ईएमएफ की वैल्यू से कुछ ना कुछ कम ही होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। देखो, ई नोट बाई आर है, डिवाइडेड बाई आर है। तो इस वजह से भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, पीक वैल्यू को आप डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते हो, पीक वैल्यू आपको निकाल के देखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं बेटा इनके डायग्राम्स की। तो डायग्राम्स देखो भाई, पहले तो हम हमारे इससे सिग्नल की ड्रा कर लेते हैं दोनों टाइप्स की वेव के लिए, साइन के लिए जो हमारे करंट के लिए है उसके लिए भी और वोल्टेज के लिए भी। ये हमारा भाई टाइम का एक्सीज है। तो बेटा पहले ही मार्क कर लिया और इक्वल इंटरवल, ताकि आपको लाइन ड्रा करने में इजी हो जाए। तो पहले तो हमें ईएमएफ के लिए कर्व ड्रा करनी है। तो ये लो भाई, ईएमएफ के लिए ये हमारी कर्व किसके लिए आ गई है भाई, ईएमएफ के लिए आ गई बेटा। आपकी कॉपी में भाई लाइन्स होती हैं, वो आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेंगी ड्रा करने में। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकता हूँ, ये किसके लिए है, ई के लिए। और ये एक्सीज हमारा कौन सा है, टाइम का एक्सीज है भाई। और वर्टिकल एक्सीज का लॉन्ग हम क्या ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड।
नेक्स्ट देखो करंट की जो पीक वैल्यू है वो ईएमएफ वैल्यू से कुछ ना कुछ कम ही रहेगी भाई, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हो ये जो हमने कर्व ड्रा की ये किसके लिए ड्रा की है, करंट के लिए, और इसकी वैल्यू हमेशा कम है आपकी ईएमएफ की वैल्यू से। नेक्स्ट भाई इसी का अब हम फेसर डायग्राम और ड्रा कर लेते हैं। तो भाई सेम एक्सिस सिस्टम लेना है और इन कर्व्स को ड्रा करके देखना है। तो देखो अगर मैं यहाँ से वैल्यू लेना चाहूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू भाई, एक ये वाली वैल्यू और एक ले लेते हैं हम यहाँ से भी, सेम टाइम एक्सिस भी लेनी है भाई, टाइम की सेम वैल्यू के लिए। ये हमारी कोई वैल्यू होगी टाइम की, इसी वैल्यू के लिए हम दोनों वैल्यूज को चेक करने वाले हैं। तो देखो जो हमारी ईएमएफ की वैल्यू आई वो इतनी आई है बेटा, और ये किससे डिनोट होगी भाई, E इज इक्वल टू वो रही भाई ई नोट साइन ओमेगा टी से, ठीक है। और जो हमारे करंट की यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है ये कितनी होगी भाई, ये होगी भाई आई इज इक्वल टू ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो देख सकते हो ई नोट से आर क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो हमारी वैल्यू भी क्या आई है बेटा, कम ही आई है। नेक्स्ट अब भाई अगर आप यहाँ पे अगर ये हमारा ओमेगा टी यानी ये हमारा फेस है, तो भाई ये तो वैल्यू किसकी होगी आपकी ई नोट की, किसकी होगी भाई ई नोट की, और इसके यहाँ तक ये किसकी वैल्यू होगी है भाई आई नोट की, पीक वैल्यू होगी ये। आप बोलोगे सर ये तो पीक नहीं है यहाँ पे, तो देखो बेटा ये अभी ओमेगा टी से एंगल से इंक्लाइन है, अगर आप इनको 90 डिग्री करोगे तो आप देख सकते हो ई नोट है जो हमारा, अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ, इस ई नोट को अगर मैं रोटेट करा के बिल्कुल एग्जैक्ट 90 लाता हूँ तो ये यहाँ से कहीं आती है, और यही वैल्यू आपकी क्या है भाई पीक वैल्यू है। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, ये हमने ओमेगा टी फेस के लिए ड्रा की है। जब आप इस ओमेगा टी को 90 डिग्री लोगे यहाँ तक, तब ये आपके कहाँ पे जाएगा, ये वाला ई नोट इस ई नोट से इस पीक से क्या होगा, मैच होगा। तो बेटा ये यहाँ पे भी आपकी क्या दे रहा है, पीक वैल्यू दे रहा है। ओके अच्छा भाई इस फेसर डायग्राम से ही हम बता सकते हैं कि हमारी वोल्टेज या करंट सेम फेस में है या बेटा कोई पीछे रह रहा है या हमसे आगे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट भी और वोल्टेज भी दोनों सेम फेस में है, दोनों बेटा एक ही लाइन पे हैं और दोनों का फेस क्या है, सेम है। तो भाई दोनों सेम फेस में है यानी किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर। चाहे इंडक्टर वाला कर लो बेटा पहले या फिर कैपेसिटर वाला कर लो, तो हम भी पहले इंडक्टर वाला ही कर लेते हैं। इंडक्टर भाई सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, अगर मैं सर्किट डायग्राम ड्रा करना चाहूँ तो कैसा आएगा भाई, एक इंडक्टर ड्रा कर दो बेटा, ये हमारा कोई इंडक्टर है भाई, ये हमारा कोई एसी का क्या है सोर्स है जिससे हमारा इंडक्टर क्या है भाई कनेक्टेड है, और ये हमारे आई करंट की अमाउंट फ्लो कर रही है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, एसी सोर्स से, यानी E इज इक्वल टू ई नोट ऑफ साइन ओमेगा टी। अब भाई इस पावर सोर्स से यानी इस ईएमएफ से हमें क्या निकालना है बेटा, करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालोगे, देखो हमें पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार मैं रफ साइड, E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आपने भाई प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इंडक्टर वाले में, सेल्फ इंडक्टेंस। तो भाई सेल्फ इंडक्टेंस से यहाँ वैल्यू पुट करने से पहले बेटा एक बात सुनो, ये जो ईएमएफ होती थी, कैसी ईएमएफ होती थी भाई, अपोजिंग ईएमएफ, यानी ये इस करंट का क्या करती है, अपोज करती है। अगर हमें इस सर्किट के अंदर ईएमएफ बनाए यानी करंट को बनाए रखना है, तो हमें भाई इतनी ईएमएफ लगानी पड़ेगी जो इस अपोजिंग ईएमएफ का क्या कर पाए, अपोज कर पाए। तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे मैंने साइन लगाया एक माइनस का, यानी जो हमारी ईएमएफ है वो अपोज करके और कम कर जानी चाहिए जो हमारी अपोजिंग ईएमएफ है उसके। तो यहाँ पे दो नेगेटिव साइन आ गए हैं, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है ये अपोजिंग ईएमएफ को शो कर रहा है, बाहर जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जो हमारे सोर्स की ईएमएफ है वो इस सोर्स जो हमारी अपोजिंग ईएमएफ है उसको क्या करेगी, और कम करेगी। तो दिस विल गिव्स अस ई नोट साइन ओमेगा टी। अब भाई हमें तो करंट चाहिए था, तो करंट यहाँ से जब निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, डी आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी
डॉट डी टी, यही आएगा भाई, इधर से डी टी उस साइड चला गया, एल कहाँ पे आ गया है, डिवाइड में आ गया है। अब भाई डी आई है, डी आई को आई में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन कर दो और इस साइड भी, इस साइड भाई ई नोट बाई एल तो है आपके कांस्टेंट, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा भाई, साइन ओमेगा टी डॉट डी टी का। अब भाई इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, डी आई का तो आई हो गया है, क्योंकि बेटा यही साइन और कोस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम बहुत बार कर चुके हैं, इनटू साइन ओमेगा टी, तो देखो साइन ओमेगा टी का तो हो गया कोस ओमेगा टी माइनस साइन के साथ, डिवाइडेड बाई ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ओमेगा, प्लस कुछ कांस्टेंट आता है, लेकिन इस कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट भाई आई, अब हमारे पास जो निकल के आया वो क्या है, माइनस ई नोट बाई एल, एक सेकंड बेटा इसको उस साइड लिख लेते हैं ताकि स्पेस का इशू ना हो। तो ये हमारे पास क्या देगा भाई, माइनस ई नोट बाई एल कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब भाई ये आ गया कोस और ये हमारा साइन, करंट तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन है और इसमें क्या है, कोस है, तो बेटा हम अच्छी से इनके फेसर डायग्राम ड्रा नहीं कर पाएंगे या इनको कंपेयर करके नहीं देख पाएंगे। तो इस कोस ओमेगा टी को भी किस में कन्वर्ट कर लो भाई, साइन में। तो देखो साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, माइनस ई नोट बाई एल तो एज इट इज बेटा बाहर ले लिया, ओमेगा भी बाहर ले लिया, कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, और रेडियन में 90 को क्या बोलते हैं भाई, पाई बाई 2, तो 90 माइनस थीटा कर दिया यहाँ पे। अब साइन 90 माइनस थीटा आपको वापिस से क्या देने वाला है भाई, कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को मैं अगर अंदर लेके जाऊंगा तो ओमेगा टी और पाई बाई 2 की पोजीशन क्या हो जाएंगी, चेंज, तो हमें मिलता है ई नोट बाई एल ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब आप देख सकते हो हमारा करंट भी साइन वाली रेशियो में है और हमारी ईएमएफ भी साइन वाली रेशियो में है। अब अगर भाई मैं बात करूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू, इस साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो भाई जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी तब आपके पास करंट की क्या वैल्यू आई है, ई नोट बाई एल ओमेगा। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, हमारा आई आया है ई नोट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब मैक्सिमम वैल्यू की करते हैं बात, तो आई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अगर मैं आई नोट की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ, ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। तो जो हमारे करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो क्या है, ई नोट बाई एल ओमेगा। तो ई नोट बाई एल ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई नोट लिख सकते हैं, यानी हमारा जो आई आया है वो क्या आया है, आई नोट ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इससे क्या पता चला भाई, हमें दो चीज़ों का पता चला बेटा, एक तो जो हमारी ईएमएफ की पीक वैल्यू है उससे हमारी करंट की वैल्यू क्या रहने वाली है, कम ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ई नोट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा है। इसके अलावा जो आपका ईएमएफ का फेस ओमेगा टी है, लेकिन इसका क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी आपका जो करंट है वो भाई वोल्टेज से पीछे रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ इनके फेसर डायग्राम की, तो देखो भाई इनके फेसर डायग्राम और देखो, दोनों वेव्स ड्रा कर लेते हैं हम। तो ये तो होगी भाई हमारी ईएमएफ की वेव, ठीक है, टाइम के साथ, किसकी, ये हमारी ई की। अब जो करंट की आने वाली वो इससे ज्यादा आएगी या कम, इससे कम आएगी। नेक्स्ट वो भाई 0 से स्टार्ट नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, माइनस पाई बाई 2। अगर मैं इस ग्राफ को पीछे की साइड लेके जाऊँ तो देखो भाई होता क्या है, ये 0, ये पाई होता है, ये क्या होता है, पाई, और ये हमारा क्या आ जाता है फिर 2 पाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 पाई बाई 360, यानी एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यानी अगर ये हमारा पाई है तो ये हमारा क्या होगा भाई, पाई बाई 2, यानी यहाँ से हमारी कर्व स्टार्ट होगी। तो देखो जो हमारी करंट की कर्व आएगी वो कैसी आएगी भाई, कुछ इस तरीके की, ऐसी आने वाली है। अब हम इस साइड वाली को भाई ड्रा वो कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस कर्व है भाई, पीछे से ही चली आ रही है, तो हम इनके फेस को शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये अपने 11th में भी पढ़ा होगा, आप इस लाइन को जो आपका ओरिजिन पॉइंट है इसको आगे पीछे आप शिफ्ट कर सकते हो, सिर्फ टाइम की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे टाइम की 0 वैल्यू के लिए जो हमने एज्यूम की थी, वहाँ से हमने किसकी ग्राफ ड्रा किया, ईएमएफ का और करंट का। ये किसका भी, हमारा करंट का। अब बात कर लेते हैं भाई इनके फेसेस में कितना डिफरेंस आया है। तो देखो
यहाँ से मैं टाइम का कोई भी एक एक्सिस एज्यूम कर लेता हूँ अपने आप से, यहाँ से देखना चाहते हैं भैया वैल्यू को, तो यहाँ से जो ईएमएफ की वैल्यू है वो तो ये है, और हमारे जो करंट की वैल्यू है वो नीचे वाली है। तो ईएमएफ की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास इस पॉइंट पे वो क्या आ रही है भाई, ये, और जो हमारे करंट की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ये वाली। तो आप मेंशन कर सकते हो कि भाई ये तो हमारा है ई, क्या है ये हमारा ई। अगर आप पूरी इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है यहाँ। और ये जो नीचे यानी डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में हमारा पॉइंट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट कर रहा है, ये हमारा क्या है भाई, करंट। और करंट क्या है भाई हमारा, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। भाई यहाँ से यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, बस और कुछ नहीं किया। अब आप दोनों के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस देख सकते हो, इसमें और इसमें, हर एक टाइम इंटरवल पे। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं हम इनकी पीक वैल्यू की। तो भाई ये तो होगी इसकी पीक वैल्यू, किसकी होगी ये, ओमेगा टी वाले एंगल से ई की पीक वैल्यू यानी ई नोट। और ये वैल्यू होगी भाई पीक किसकी, हमारी करंट की, यानी कि आई नोट। और दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना आया भाई हमारा डिफरेंस, वो डिफरेंस आएगा भाई 90 डिग्री का, यानी पाई बाई 2 का। यहाँ पे मैं 90 डिग्री लिख देता हूँ बेटा, कितने का आया भाई, पाई बाई 2 का। आप देख सकते हो जो आपकी ईएमएफ है उससे करंट 90 डिग्री के एंगल से क्या रह रहा है भाई, पीछे रह रहा है। ये दोनों बेटा एज इट इज घूमते रहेंगे ओमेगा टी के डिफरेंस से। अगर मैं ये हमारा भाई, एक सेकंड बेटा, ये अगर आपकी ईएमएफ है तो इससे भाई 90 डिग्री के एंगल पे आपका क्या रहने वाला है, करंट रहने वाला है। जैसे जैसे टाइम मूव करेगा ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा भाई, 90 डिग्री का ही रहेगा, यानी आपका करंट हमेशा 90 डिग्री से पीछे रहेगा, किससे, ईएमएफ से। इसके अलावा भाई ये ई नोट पीक वैल्यू कैसे हुई, तो बेटा ये रोटेट करते हैं टाइम के साथ। तो रोटेट करते तो आप देखो ये ई नोट इतना है भाई यहाँ तक, जैसे जैसे ये रिवॉल्व करेगा ये कहाँ चला जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे पीक वैल्यू पे आ जाता है। और यही किसकी वैल्यू बेटा, ईएमएफ की पीक वैल्यू है। तो ये था भाई आपका एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। नेक्स्ट डायग्राम देखो भाई, नेक्स्ट केस हमारा, नेक्स्ट केस किसका है भाई, कैपेसिटर का। कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो भाई आपके सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस है, तो ये लो, ये तो हो गया भाई हमारा कैपेसिटर। इसी के साथ ड्रा कर दो भाई क्या, आपका एसी सोर्स। एसी सोर्स का सिंबल ये रहा भाई, और यहाँ पे करंट आई हमने फ्लो दिखा दिया है। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, अगर आपने की ड्रा की है या नहीं की है, लेकिन अगर आपका किसी भी वे में भाई सर्किट ऑन है तो सर्किट के अंदर करंट को जरूर से जरूर रिप्रेजेंट करोगे बेटा। तो चलो इक्वेशन ड्रा करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करोगे भाई, सोर्स से, यानी E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी से हमने स्टार्ट किया भाई। अब इसको किस में कन्वर्ट करके निकालना है भाई, करंट की वैल्यू निकाल के देखनी है कि भाई इतना सोर्स यानी इतनी EMF जो हमने लगाई तो हमें सर्किट में करंट कितना मिल रहा है। तो कैसे निकालो भाई, EMF को कैपेसिटर के लिए हम कैसे लिखते हैं, EMF हमें पता है वोल्टेज इज इक्वल टू चार्ज स्टोर बाई एन कैपेसिटेंस, यही होता है भाई। E इज इक्वल टू Q अपॉन C, या कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी पढ़ा होगा भाई Q बाई V, यानी चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्टेज आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो इसी फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करो भाई, E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। क्या हमें भाई Q या C चाहिए था, नहीं, हमें तो क्या चाहिए, करंट निकालना है। तो क्या हम Q यानी चार्ज को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। इसका डेरिवेटिव कर दो, यानी चार्ज को क्या करा दो भाई, टाइम के साथ मूव करा दो, तो या चेंज करा दो। तो इसका हम यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालें, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, C ई नोट साइन ओमेगा टी। अब इस Q का क्या कर दो भाई, डेरिवेटिव कर दो। तो डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आई, जो आपका किसके इक्वल है भाई, इसका डेरिवेटिव किया हमने, डी क्यू बाई डी टी। अब इस टर्म का डेरिवेटिव देखना भाई, इस बार हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, C तो आपका कांस्टेंट है, C तो एज इट इज आ जाएगा, ई नोट भी आपका कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया। साइन ओमेगा टी का क्या होता है भाई,
साइन ओमेगा टी का होता है कोस ओमेगा टी, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। इंटीग्रेशन कैसा था, नेगेटिव। डिफरेंशिएशन कैसा होता है भाई, साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी। अब अगर इंटीग्रेशन होता तो डिवाइडेड बाई ओमेगा लिखते थे, अब इंटीग्रेशन है तो मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। ओमेगा कहाँ से आया भाई, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। नेक्स्ट इसी को भाई मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये ई नोट तो हमने एज इट इज रखा, जबकि सी और ओमेगा को हमने 1 बाई ओमेगा सी लिख दिया है, 1 बाई ओमेगा सी। इसका भी रीजन बताता हूँ बेटा। और हमारे पास ये क्या है भाई, कोस ओमेगा टी। अब भाई वही प्रॉब्लम आ गई प्रीवियस वाली, यहाँ पे साइन और यहाँ पे क्या है, कोस है। तो भाई इस कोस को किस में कन्वर्ट कर लो बेटा, साइन में। तो चलो इस कोस को हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आया है ई नोट बाई 1 बाई ओमेगा सी, और कोस की जगह हम लिख देते हैं साइन। और कैसे कन्वर्ट हुआ है भाई, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन थीटा प्लस 90 क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। होता तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा ही है, लेकिन हम यहाँ पे 90 माइनस थीटा नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने 90 माइनस थीटा ले दिया तो हमारा ये जो थीटा यानी जो हमारा फेस है ओमेगा टी, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जबकि हमारा फेस यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना भाई, ओमेगा टी को आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। जब आपकी करंट की जो फाइनल वैल्यू आए भाई, पाई बाई 2 मैटर नहीं करता, आपका प्लस हो माइनस हो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपका ओमेगा टी हमेशा कैसा रहना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी वेव एक डायरेक्शन में मूव कर पाएगी। नेगेटिव होने का मतलब है कि एक डायरेक्शन मूव कर रही है और करंट आपका दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि ऐसा केस कभी नहीं होता। तो ध्यान रखना, ओमेगा टी आपको हमेशा कैसा लेके आना है भाई, पॉजिटिव लेके आना है। तो ये हमारे पास बेटा किसकी वैल्यू आ चुकी है, करंट की वैल्यू आ चुकी है। अब इस करंट की ये अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें, यानी आई नोट अगर मैं निकालना चाहूँ, तो आई नोट क्या हो सकती है भाई, ई नोट बाई 1 बाई ओमेगा सी होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि ये है साइन की टर्म, ये बाकी सारे कांस्टेंट है, ये है साइन की टर्म, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने अज्यूम कर लिया भाई, ये साइन की जो ये वैल्यू है ये कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो हमारा जो करंट आया वो क्या है, पी का आया है। तो भाई ई नोट बाई 1 बाई ओमेगा सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नोट लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास आया है आई इज इक्वल टू आई नोट ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस केस में आप देख सकते हो भाई, जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 के एंगल से क्या हो जाता है बेटा, आगे हो जाता है। प्रीवियस केस में क्या था भाई, हमारा करंट लेग बिहाइंड था वोल्टेज के। इस बार क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वो, किससे, हमारी ईएमएफ से। ईएमएफ तो ई नोट साइन ओमेगा टी, और जो हमारा करंट है वो क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। एक बार ग्राफ और ड्रा कर लेते हैं, आपको अलग से दिख जाएगा कि भाई पाई बाई 2 से एंगल से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो भाई इनिशियल से ड्रा कर लेते हैं। ये तो रही भाई आपकी किसकी वेव, एक सेकंड बेटा, ये तो है भाई हमारी ई की वेव, यानी ईएमएफ की वेव। अब बात कर लेते हैं करंट की वेव की। तो करंट की वेव कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हमारा 0 है, ये क्या है बेटा, पाई है, और ये क्या है 2 पाई, यानी 360। आप देख सकते हो, अगर आप इसको इस साइड पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल हो जाता है। और ये तो बेटा मैथ के अंदर बहुत बार ड्रा कर चुके होंगे 0 पाई बाई 2 वाला ग्राफ। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 ऐड कर दो, तो पाई बाई 2 ऐड करोगे तो आपकी वेव है जो वो कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, यहाँ से स्टार्ट होगी कहीं। और यहाँ से स्टार्ट करने का पर्पज क्या है बेटा, कि वो कर्व कैसी आएगी आपकी, अप से डाउन, और इधर से कुछ ऐसी होती हुई आपकी वेव जाने वाली है। ध्यान रखना भाई, इसका भी मैग्नीट्यूड आपकी ईएमएफ से क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है, वो भी 1 बाई ओमेगा सी के फैक्टर से। तो ये हमारी वेव हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हो हमने थोड़ा सा आगे से स्टार्ट किया, पाई बाई 2 के फैक्टर से हमने क्या किया, इसको स्टार्ट किया है। अब बात कर लेते हैं इसके फेसर डायग्राम की। तो फेसर डायग्राम देखो भाई, टाइम की कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो और भाई उस वैल्यू के लिए दोनों वैल्यूज को प्लॉट कर दो। तो ये वाली वैल्यू मैंने टाइम की चूज कर ली है। तो इस वैल्यू के लिए देखो भाई, ये तो है आपकी करंट की, ये तो किसकी आई भाई, करंट की, और ये किसकी आई है आपकी, ईएमएफ की। यही वैल्यू आई है, और ये आपका भी एक्सिस है। तो मेंशन कर सकते हैं ये तो किसकी वैल्यू है भाई, ई की। भाई ई की कंप्लीट इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये किसके लिए है भाई, आई, यानी आपके करंट के लिए। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ भाई ये फेसर डायग्राम की। तो देखो ये तो होने वाला है हमारा ई नोट,
क्या होने वाला है, ई नोट, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब जो करंट की आएगी वो इससे कितनी आगे आएगी भाई, 90 डिग्री के एंगल से आगे आने वाली है, यानी ये आपकी वैल्यू किसकी होगी भाई, करंट की होगी। ये वैल्यू किसकी है भाई, ये वैल्यू किसकी है भाई, आई नोट की। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा आपका 90 डिग्री। कितना डिग्री का भाई, 90 डिग्री का। और जो आपका ई नोट का इस वाले फेस के साथ एंगल है, सॉरी भाई डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल के साथ देखते हैं, ये वाला कितना है भाई, ओमेगा टी। तो आप देख सकते हो जो आपका कर्व आई है वो कुछ इस टाइप की आई है, तो आपकी ई नोट की आ गई है। और ये किसकी आ गई भाई, करंट की। इसका मैग्नीट्यूड कम है, ध्यान रखना भाई, यहाँ पे पेन दोनों इक्वल्स हैं, लेकिन ये वाला क्या होने वाला था, छोटा होने वाला था। और टाइम जैसे ओमेगा टी, ओमेगा के साथ क्या मल्टीप्लाई भाई, टी। तो जैसे जैसे आप इस ओमेगा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे टी से, तो ये कैसे मूव करेंगे, कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। यानी आपका करंट हमेशा लीड में रहने वाला है, किसके, वोल्टेज से हमेशा लीड में रहेगा। और वो भी कितने एंगल से भाई, π/2 से। बेटा अभी कैपेसिटर का, रजिस्टर का और इंडक्टर का जो ये डेरिवेशन है इनको निकाल के देखो, और भाई इन जो फाइनल रिजल्ट आए हैं इनको बेटा अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि अब जब हम आगे रेजोनेंस करने वाले हैं उसके अंदर भाई मैं डायरेक्ट ये वैल्यू यूज़ करने वाला हूँ फाइनल वाली। भाई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग LCR, यानी LC और R हमारे कैसे कम्बिनेशन में कनेक्ट है भाई, सीरीज कम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट है। तो पहले तो भाई हम इनका डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो डायग्राम देखो, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इस बार भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग टाइम लेने की बजाय हमने ले लिया करंट। क्या ले लिया, करंट। और भाई डिफरेंट वोल्टेज को ड्रा करते हैं। तो भाई पहले रेजिस्टेंस के लिए ड्रा करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया भाई, VR, करंट एंड वोल्टेज सेम फेस में है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कैपेसिटर की। तो भाई कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या कर जाती है, लैग बिहाइंड कर जाती है करंट से। तो ये आपका क्या आ गया है, VC। देखो भाई ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, या तो ये बोल लो कि जो आपकी वोल्टेज है वो करंट से क्या कर रही है, लैग बिहाइंड है, या फिर ये बोल लो कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से क्या करता है, लीड करता है। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। इसके अलावा देखो भाई अप साइड हमने एज्यूम कर ली है भाई, ये है हमारी VL। ये क्या है बेटा, VL। इसको भाई थोड़ा सा बड़ा एक्सिस बना लेता हूँ मैं। यहाँ तक की जो वोल्टेज है वो है VL। ये यहाँ तक का डायग्राम समझ में आया भाई। इंडक्टर की वोल्टेज करंट से क्या करती है, लीड करती है। अब देखो अजम्पशन लिया कि भाई इंडक्टर के अंदर ज़्यादा वोल्टेज है एज कंपेरिजन टू कैपेसिटर। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, आपका एक डिफरेंस आएगा VL माइनस VC, और वो भी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपका VC ग्रेटर देन होता तो ये कहाँ था भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैं बात करूँ टोटल जो हमारा रिजल्टेंट की, तो भाई VL और VC का तो हमने रिजल्टेंट निकाल दिया, VL माइनस VC। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के साथ इनका। तो भाई ये आएगा कुछ इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। इस ट्रायंगल का भाई आप कोई भी एक नाम दे लो, इस ट्रायंगल का एक नेमिंग कर लेते हैं भाई। इसको O, इसको A, इसको B हमने नेम कर दिया है, और इसको दे लेते हैं भाई K। तो हमारे पास OK क्या आया है भाई, OK की वैल्यू आई है भाई अंडर रूट ऑफ OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। OB क्यों लिखा भाई मैंने, A क्यों नहीं लिखा, OB और OK क्या है बेटा, इक्वल है। इतना तो आप पता ही होगा ना, ये 11th में बहुत बार कर चुके हैं वेक्टर का। ये वाली टर्म और ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी है, OB की वैल्यूज पुट करो। वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा भाई, यहाँ से ये तो OK तो क्या है भाई, EMF है आपकी। EMF का क्या आ गया आपके पास, रिजल्टेंट, वो भी पीक वाली वैल्यूज का। तो पीक वाली वैल्यूज ली है, तो करंट की कौन सी वैल्यू लोगे भाई, पीक। अब बात कर लेते हैं भाई एक बार हर एक के रेजिस्टेंस की। तो देखो भाई रेजिस्टेंस के केस में तो R से ही डिनोट कर देते हैं। कैपेसिटर के केस में लिख देते हैं XG से, जिसकी वैल्यू होती है 1/ωc भाई। नेक्स्ट है भाई XL से लिख देते हैं हम इंडक्टर का, जो होती है ωL से। इसको बोल देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ध्यान रखना भाई, ये रेजिस्टेंस होता है जो कोई कैपेसिटर ऑफर्ड करता है किसी सर्किट के अंदर, और ये रेजिस्टेंस होता है भाई किसी भी इंडक्टर का, जो एक इंडक्टर ऑफर्ड करता है किसी भी ऐसी सर्किट के अंदर। तो चलो इनकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। OA क्या है हमारी, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी VR का स्क्वायर प्लस OB क्या है, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब इसी को क्या लिख सकते हैं भाई, E0 इज इक्वल टू
वी आर का स्क्वायर, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, ये क्या हो जाएगी भाई आई नोट और आर का स्क्वायर प्लस वी एल इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगी आई नोट एक्स एल माइनस कैपेसिटर के अक्रॉस आई नोट एक्स ई होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से ई नोट किसके इक्वल आया भाई आई नोट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब भाई अगर मैं इसको आई नोट को इस साइड लिया हूँ तो क्या हो जाएगा ई नोट बाई आई नोट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है भाई आपका रेजिस्टेंस, और इस केस में हम इसको लिख देते हैं जेड से, और जेड को हम बोलते हैं भाई इम्पीडेंस। क्या बोल देते हैं बेटा इम्पीडेंस। ये वो रेजिस्टेंस होता है जो आर एल सी एक साथ मिलके क्या करते हैं ऑफर्ड करते हैं किसी सर्किट के अंदर। तो भाई ये था आपका एसी सर्किट कंटेनिंग एल सी आर। अब इसके अलावा भाई अगर हम इसमें एंगल की बात करें, ये एंगल फाई क्या हो जाएगा, तो हम क्या निकालते हैं भाई टेंजेंट फाई। तो टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, टेंजेंट फाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, ये डिवाइडेड बाई दिस वन। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो भाई इस ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा निकाल लेना और वैल्यूज पुट करके देखना, डायरेक्ट वैल्यू यही है एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। तो ये था भाई एल सी आर सर्किट एक साथ हो। अगर मैं सी को हटा दूँ, सी को हटा दोगे तो ये वी एल सी वी एल माइनस वी सी की जगह क्या बच जाएगा सिर्फ वी एल। यानी कि अगर आपका सर्किट के अंदर क्या क्या हो बेटा सिर्फ, अगर आपके सर्किट के अंदर हो सिर्फ एल आर या एल सी, आप डिफरेंट भाई किसी के लिए भी आप इसको निकाल सकते हो, दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो मैं एल आर के लिए निकाल के दिखा देता हूँ। एल आर के लिए आपकी जेड की वैल्यू क्या आएगी, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, यही आएगी। एक्स ही क्या कर दिया हमने रिमूव कर दिया है। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट फाई की बात करूँ तो टेंजेंट फाई क्या आएगा भाई, ये एक्स ही हट चुका है इससे, तो एक्स ही हट चुका है तो अब साइड क्या बचेगा एक्स एल डिवाइडेड बाई आर, ये आएगा टेंजेंट थीटा यहाँ से इस ट्रायंगल से। सिमिलरली भाई अगर आप चाहो तो सर्किट कंटेनिंग एल सी से भी निकाल सकते हो। एल सी के लिए क्या आ जाएगा भाई, एल सी का मतलब ये टॉप साइड हट गया है। अब अगर टॉप साइड हटा दोगे तो भाई ये जो आपकी कर्व है जो के रैप का रिजल्टेंट था, अब अप साइड आने की वजह किस साइड आएगा भाई डाउन साइड आएगा, और ये एंगल क्या होगा आपका फाई होगा। यानी कहने का पर्पज भाई इस अप साइड वाले डायग्राम को भूल जाओ। यानी मैं अगर इसको रब कर देता हूँ ये लो, तो कुछ हमारा इस टाइप का डायग्राम बचेगा, और ये आपका क्या आने वाला है आर रिजल्टेंट, या आप इसको हमने लास्ट टाइम के से लिखा था तो के से ही लिख लेते हैं इस बार भी। तो ऐसे केस में भाई आपके जेड की वैल्यू तो क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इस चीज़ ध्यान रखना भाई, यहाँ से एक्स एल हटाओ तो माइनस एक्स सी मत ले लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रिजल्टेंट सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं एक्स एल के रिस्पेक्ट में। डायरेक्शन के अलोंग अपने आप क्या आ जाएगा भाई नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब आप इस ट्रायंगल से टेंजेंट फाई निकालोगे तो आपको टेंजेंट फाई क्या मिलेगा भाई माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। एक्स सी माइनस का है, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमने कैसा लिया है माइनस का साइन लिया है। तो भाई ये थे आपके एसी सर्किट कंटेनिंग एल सी आर, एल सी, एल आर, या भाई जो भी आपसे पूछा जाए बेटा आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। बेसिक्स लिए बेटा यही पूछे जाते हैं, इनसे अलावा नहीं पूछे जाते। इसके अलावा भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजोनेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है भाई, किसी भी सर्किट का उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना या टू एंड फ्रो मोशन करना क्या होता है भाई रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस के केस में बेटा आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता चला जाता है या फिर वो कांस्टेंट रहता है, रिड्यूस नहीं होता। अब रेजोनेंस को भैया हम जर्नल एग्जांपल से समझ लेते हैं। बेटा एज्यूम करो कोई चाइल्ड है जो क्या कर रहा है स्विंग कर रहा है, झूल रहा है भाई किसी झूले पे। तो अगर आप उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हुई हुई हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 1 सेकंड के बाद क्या कर रहा है वापस आ रहा है। अगर मैं हर एक सेकंड के बाद एग्जैक्ट इसको हल्का सा एक इम्पल्स दे दूं यानी इसको धक्का लगा दूं तो क्या होगा, ये हर बार इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करता चला जाएगा इंक्रीज करता चला जाएगा। अगर इंक्रीज नहीं किया तो भाई वो एटलीस्ट उसी वैल्यू पे जरूर रहेगा। तो भाई ये जो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कोई भी चीज़ नेचुरली क्या करती है वाइब्रेट करती है ऑसिलेट करती है वो उसकी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
और जब हम कोई एक्सटर्नल एफर्ट या फोर्स या इम्पल्स जब लगाएं जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाए भाई, मैचअप हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं कि भाई रेजोनेंस ओकर्ड हो गया है। क्या हो गया है? रेजोनेंस ओकर्ड हो गया है। अब भाई आर एल सी के केस में भी भाई रेजोनेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो भी डिफरेंट टाइप से। तो जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई सीरीज रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे? सीरीज रेजोनेंस। यानी जब आपके सर्किट के अंदर सारे कंपोनेंट कैसे कनेक्ट हो भाई, सीरीज में, तो क्या कौन सा रेजोनेंस हो जाता है भाई? सीरीज रेजोनेंस हो जाता है। तो अगर मैं सीरीज रेजोनेंस की अगर बात करूं तो सुनो भाई, सीरीज रेजोनेंस ड्यू टू एन एलसीआर सर्किट इज द मैक्सिमम करंट कोरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन फ्रीक्वेंसी। भाई जो आपका सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, ये तब ओकर्ड होता है जब आपको मैक्सिमम करंट मिले, वो भी किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए। तो चलो भाई देखते हैं हमें मैक्सिमम करंट कब मिल सकता है। हमने अभी पढ़ा था कि जो इम्पीडेंस होता है एलआरसी सर्किट के लिए वो क्या होता है भाई? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इसके अलावा भी हमने एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू भी पढ़ी थी, वो डिनोट कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल की जगह क्या आ जाएगा भाई? ओमेगा एल माइनस 1/XC का होल स्क्वायर। एक्स एल एंड एक्स सी इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जगह हमने उनकी क्या कर दी बेटा? वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा सी। ओमेगा क्या? आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। भाई जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, तो आप देखो हम पहले इनिशियली मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। जब मिनिमम थी फ्रीक्वेंसी, क्या थी? मिनिमम थी, तो आपका एक्स एल भी क्या था भाई? मिनिमम था। और उस टाइम पे आपका एक्स सी क्या था? एक्स सी की वैल्यू होती है भाई 1/ओमेगा सी। सॉरी बेटा, एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। तो उस टाइम पे एक्स सी की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम थी। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। तो आप देख सकते हो जो आपका एक्स एल है उसकी वैल्यू तो किसकी साइड जा रही है भाई? मैक्सिमम की साइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जबकि आपकी एक्स सी की वैल्यू क्या कर रही है? मिनिमम की साइड। भाई एक चीज इंक्रीज कर रही है, एक्स एल तो क्या कर रहा है आपका फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज, और एक्स सी आपका क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज। तो भाई कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिसपे आपका ओमेगा एल एंड एक्स एल एंड एक्स सी क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे। एक्स एल और एक्स सी आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यही कंडीशन हमने क्यों ली? क्योंकि भाई हम रेजिस्टेंस को मिनिमम करना चाहते हैं, और रेजिस्टेंस में आप देख सकते हो एक प्लस का एक माइनस का है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो कैंसिल हो जाएंगी, तो आपको करंट क्या मिलेगा उस सिचुएशन में? मैक्सिमम। तो भाई हमने वही किया है, हमें पता था फ्रीक्वेंसी के साथ ओमेगा एल इंक्रीज कर रहा है और 1/ओमेगा सी क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब एक्स एल किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स सी के। या हम बोल सकते हैं कि ओमेगा आई आर एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा आर सी। ये आर क्यों लिखा भैया ओमेगा के साथ? ये शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे रेजोनेंस ओकर्ड हो गया है ओमेगा आर वाली फ्रीक्वेंसी पे। अगर आप यहाँ से ओमेगा आर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/√LC। ये तो थी भाई आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं सिंपल फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो क्या आ जाएगी? 2πμ, इसको भी आर से लिख लेते हैं 1/√LC। ओमेगा क्या होता है? 2πμ। अब यहाँ से अगर आप म्यू आर निकालोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 1/2π√LC। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी आपके पास दोनों आ चुकी हैं। किसके लिए भाई? सीरीज रेजोनेंस के लिए। अब देखो एक्स एल और एक्स सी अगर आपके बराबर हो गए हैं तो भाई आपके पास जेड किसके इक्वल है भाई? √R का स्क्वायर, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी तो एक दूसरे से क्या हो गया? कैंसिल आउट। या हम बोल सकते हैं जेड इज इक्वल टू आर, जो कि आपका क्या है भाई? मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता। और इस सिचुएशन में आपका करंट क्या है भाई? मैक्सिमम है। तो आप बोल सकते हो कि भाई हमें इस ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपकी किसके इक्वल है? 1/√LC के इक्वल है, उस केस में आपको क्या मिला है? मैक्सिमम करंट मिला है। तो रेजोनेंस ओकर्ड हो गया है। ठीक है भाई। और रेजोनेंस में कौन सा? सीरीज रेजोनेंस ओकर हुआ अभी यहाँ पे। नेक्स्ट भाई पैरेलल रेजोनेंस। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक अभी हमारा? पैरेलल रेजोनेंस। एक बार बेटा पैरेलल रेजोनेंस से पहले हम शार्पनेस और देख लेते हैं। जो हमारी रेजोनेंस आई है उसकी शार्पनेस, उसकी शार्पनेस को हम मेजर करते हैं क्यू फैक्टर से। किससे? क्यू फैक्टर से। क्वालिटी फैक्टर भी बोल देते हैं इसको बेटा, या शार्पनेस ऑफ सीरीज रेजोनेंस भी बोल देते हैं। ये किसके इक्वल होता है? बल्कि इक्वल होता है वोल्टेज अक्रॉस एल और सी। चाहे एल के क्रॉस ले लो या सी के क्रॉस ले लो, दोनों को एक साथ नहीं लेना भाई। और है यहाँ पे या तो एल के क्रॉस लेना या बी के क्रॉस।
डिवाइडेड बाई अप्लाइड वोल्टेज, डिवाइडेड बाई अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज कौन सी है भाई, जो आपके रजिस्टर के अक्रॉस ओकर्ड होगी वही है अप्लाइड है आपकी। अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखो, अगर इंडक्टर के लिए एक्सप्लेन करोगे तो इंडक्टर के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगी, ओमेगा आर एल इंटू आई डिवाइडेड बाई रजिस्टर के अक्रॉस, आर आई आई आर, तो आपकी ये आई ओमेगा आर एल बाई आर। कैपेसिटर के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, 1 बाई ओमेगा आर सी, ओमेगा के साथ मैंने क्या कौन सा साइन यूज किया अभी, आर, रेजोनेंस को शो करने के लिए, इनटू करंट, रेजिस्टेंस इनटू करंट क्या होता है आपका, वोल्टेज होता है, डिवाइडेड बाई आर आई। तो ये आपके पास क्या रहता है भाई, 1 बाई आर सी ओमेगा आर। ये आपका क्वालिटी फैक्टर आ गया है इंडक्टर के लिए भी और आपका कैपेसिटर के लिए भी। इसके अलावा बेटा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ओमेगा आर जो हमने अभी भी रेजोनेंस से निकाला वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी, यानी आप Q इज इक्वल टू ओमेगा आर की जगह क्या लिख सकते हो एल सी, तो आपके पास ये आ जाएगा एल बाई आर इंटू 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी, दिस विल गिव्स अस 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। तो ये आपका भाई क्वालिटी फैक्टर आ गया है इसके लिए, इंडक्टर के लिए। सिमिलरली बेटा ओमेगा आर की जगह यहाँ भी 1 बाई अंडर रूट एल सी लिख सकते हो और आपके पास क्वालिटी फैक्टर रजिस्टर कैपेसिटर के लिए और भी ज़्यादा क्या मिल जाएगा आपको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। ये भाई क्वालिटी फैक्टर बताता है कि आपका रेजोनेंस कितना शार्प होगा, यानी वो जो आपने फ्रीक्वेंसी ली है उस पर आपका रेजोनेंस कितना पीक वैल्यू देने वाला है। अगर मैं इनकी ग्राफ की बात करूँ तो देखो भाई, ये हमने आई की वैल्यू ली है, तो अगर आपका रेजोनेंस ओकर होने वाला है तो भाई रेजोनेंस कुछ इस तरीके से ओकर होता है। यहाँ पे हम ले रहे हैं ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यूज है भाई, तो ये जहाँ पे आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है ये क्या आपका ओमेगा आर है, यही आपका क्या होता है भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा होता है। अब इसके अलावा देखो भाई पैरेलल रेजोनेंस की और बात कर लेते हैं बेटा एक बार। पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस क्या होती है भाई, जब आप दो कंपोनेंट एल और सी को, सिर्फ किस किस को भाई, एल और सी को कनेक्ट कर देते हो तो भाई वहां पे भी रेजोनेंस ओकर हो जाती है, एल को और सी को। ये किसी हमने पावर सोर्स से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो भाई अगर हमारा यहाँ से आई करंट आ रहा था तो ये आई एल इसमें चला गया और आई सी कैपेसिटर के अंदर चला गया। तो भाई इस पैरेलल रेजोनेंस को सोल्व करके देखते हैं कि हमें करंट की या वैल्यू क्या मिली है। तो चलो भाई, हमें पता है भाई ईएमएफ तो आपकी वही होने वाली है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बात कर लेते हैं आई एल की, तो आई एल क्या होता है भाई, ई नॉट बाई एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो आई सी करंट एक्रॉस कैपेसिटर, वो क्या होगा भाई आपका ई नॉट बाई एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, लीड करेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ध्यान रखना भाई मैंने यहाँ पे एक्स एल एंड एक्स सी लिख दिया है, यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आपका क्या मिलता है, करंट ही मिलता है। अब हम बात करते हैं टोटल करंट की, तो टोटल करंट हमारा किसके इक्वल है, आई एल प्लस आई सी, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो भाई ये हो जाएगा ई नॉट बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस ई नॉट बाई एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस वाई बाई 2, यही आया भाई। अब अगर मैं बात करूं तो भाई ये साइन पाई बाई 2 को हटा लेते हैं इससे, ठीक है, सिर्फ ओमेगा में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको। तो ओमेगा में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ई नॉट बाई एक्सएल, और ये क्या हो जाएगा भाई माइनस कोस ओमेगा टी प्लस ई नॉट बाई एक्स सी इंटू कोस ओमेगा टी। हमने इन पाई बाई 2 को क्या कर दिया भाई, यहाँ से हटा दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, जो हमारा आई जो टोटल करंट आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है भाई, अब ई नोट कोस ओमेगा टी, भाई ई नोट तो आ गया सबसे कॉमन, ठीक है, और दोनों टर्म से कोस भी आपका क्या आ चुका है कॉमन, कोस ओमेगा टी, और जो बचा वो क्या है 1 बाई ओमेगा सी, तो प्लस का बचेगा, ये वाला तो कैसा है प्लस का, और ये वाला किसका बचेगा भाई
1 बाई ओमेगा सी करेंगे भाई, एक सेकंड इनको लिख लेते हैं बेटा, 1/xc माइनस 1/xl, ये आपके क्या आए हैं भाई, ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे। अब इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा आई है वो किसके इक्वल आया है भाई, इनको आगे की तरफ ले लेते हैं भाई, जो हमारी कॉमन टर्म है एक्सी और एक्सएल को। तो 1/xc की जगह अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 ओमेगा सी, और ये ऑफ साइड आगे क्या हो जाएगा ओमेगा सी, माइनस 1/xl की वैल्यू क्या होती है भाई, ओमेगा एल होती है, इंटू ई नॉट कोस ओमेगा टी। अगर भाई ये दोनों इक्वल हो जाए तो आपका करंट उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आपकी रेजोनेंस क्या हो जाएगी, ऑकवर्ड हो जाएगी। ध्यान रखना भाई, सीरीज में कब ऑकवर्ड हुई थी रेजोनेंस, जब करंट मैक्सिमम आया था। पैरेलल में कब ऑकवर्ड होगी, जब करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा सी किसके इक्वल हो जाए भैया, आपका ओमेगा एल के। और अगर आप यहाँ से ओमेगा आर निकालते हो, अभी इनके साथ आर वर्ड यूज कर सकते हो, रेजोनेंस, तो जब रेजोनेंस निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/√ऑफ LC, यही आएगा भाई। तो बेटा ये आपका पैरेलल रेजोनेंस आ गया। वैल्यू सेम आएगी फ्रीक्वेंसी की, चाहे पैरेलल के लिए निकालो चाहे सीरीज के लिए निकालो, क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ऑफ LC। ध्यान रखना भाई, एक ओमेगा आर यहाँ, एक ओमेगा आर यहाँ, तो स्क्वायर हो गया था, इस वजह से क्या है, अंडर रूट आया। बेटा आज के लिए इतना ही भाई, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ हमने 3 टाइप के टॉपिक किए हैं, एक तो कंपोनेंट्स R, L और C। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने किया वो क्या क्या है भाई, तीनों का एक साथ स्टडी किया है। और थर्ड जो टॉपिक हमने किया है वो क्या क्या है भाई, रेजोनेंस। थैंक यू बेटा।